ये खून दिया है ना तुम सबने मुझे? देखो तुम्हारा मुकद्दर में लिखती हूं, इसी खून से। इतना कहते कहते कविता दम तोड़ देती है। कविता की सांस छूटते ही मानो पूरे गांव में मनहूसियत सी छा गई। गांव वालों के चेहरे फीके पड़ गए। दूर सारे के सारे सियार आऊं आऊं कर चीखने लगे। न जाने कहां से काले बादलों ने पूरे आसमां को अपने आगोश में ले लिया। तेज हवाओं ने कविता के पास की मिट्टी को लिए पूरे गांव में बिखेर दिया, मानो पूरे गांव को अपनी शक्ति से कैद कर रही हो। कविता गांव के किसान की बेटी थी। उसके माँ बाप का निधन बचपन में ही हो गया था। खुद की जीविका के लिए दूसरों के खेतों में काम करती, कभी कभी घरों का काम किया करती। कभी गांव में कोई शादी ब्याह का कार्य होता तो कविता उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। यूं समझिए, धीरे धीरे कविता पूरे गांव की चहेती हो गई थी। उसके बिना किसी भी कार्य का होना संभव न होता। मंदिर की घंटियां बाद में बजती, मगर कविता वहां पहले से ही मौजूद होती। कविता के भजन पूरे आसपास के गांव में भी बहुत चर्चित थे। यूं ही वक्त गुजरते गुजरते कविता 18 वर्ष की हो गई थी। शरीर में बदलाव के साथ साथ कविता बेहद खूबसूरत होती गई। रंग सांवला था, पर चेहरे की बनावट किसी हीरोइन से कम न थी। गांव में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव लाने की बात होती तो सबसे ज्यादा कविता ही चहकती दिखती। गांव में जब नए डॉक्टर का आगमन हुआ, उस वक्त कविता से ज्यादा कोई खुश न था, क्योंकि अधिकांश लोगों की सेवा वो ही किया करती थी। गांव में अस्पताल न होने के कारण अनेकों मौतें हुई थी। उस डॉक्टर ने गांव में अस्पताल बनाने के लिए जाने कितनी ही बार कविता के कहने से अर्जी डाली थी। परिणाम यह हुआ कि तकरीबन 1 साल के बाद सरकार ने अस्पताल बनाने के लिए कुछ लोगों को गांव में भेज दिया। बस इसी तरह से गांव में सरकार द्वारा एक अस्पताल बनाने की योजना आई। शहर से 4 इंजीनियर गांव में आ गए। सरकारी काम से आए थे तो तकरीबन 6 महीने के लिए आ बसे। कविता ने जब सुना कि यही 4 लोग अस्पताल बनाएंगे तो सीधा उनसे मिलने की चाह लिए। उनके दफ्तर में पहुंच गई। दफ्तर भी गांव के सरपंच के घर के आंगन में बना था। उन लोगों के रहने के लिए गांव में ही एक घर दिया गया था, पर काम करने के लिए वहां कोई नहीं था। कविता को देखने के बाद उन सभी ने उससे घर का काम करने के लिए कहा। सरपंच ने भी कविता की इतनी तारीफ की कि सभी ने कविता से घर का खाना बनाने के लिए उससे निवेदन की। चारों इंजीनियर का नाम कुछ इस प्रकार था: प्रशांत, किशोर, विकास और उत्तम। सभी लगभग 28 से 30 वर्ष के बीच के थे। कविता, सरपंच साहब जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो प्लीज हमारे घर का खाना तुम ही बना दो। कविता कुछ सकुचाते हुए हामी भरती है। कविता बोली, ठीक है साहब, मैं बना दिया करूंगी। प्रशांत, चलो एक चिंता खत्म हुई, बस इसी बात की टेंशन हुई पड़ी थी। कविता हर दिन सुबह सुबह वहां पहुंच सभी का खाना बना दिया करती। यूं ही करते करते 3 माह बीत गए। हर दिन का यही चल रहा था और अस्पताल भी लगभग आधा बनकर तैयार हो चुका था। कविता मन ही मन बहुत खुश होती कि चली किसी तरह से मैं भी मदद कर पाई। यूं ही एक दिन उनमें से उत्तम का जन्मदिन था। प्रशांत, कविता, आज तुम्हें शाम को भी आना पड़ेगा। आज उत्तम का जन्मदिन है, सो कुछ अच्छा सा खाना बना देना। कविता, शाम को? साहब, शाम को कितने बजे? प्रशांत, वही शाम 5 बजे। कविता, ठीक, मैं आ जाऊंगी। कविता भी खुशी खुशी शाम को खूब अच्छी सी साड़ी पहने उनके घर पहुंच जाती है। उत्तम के लिए उपहार स्वरूप एक गुलाब का फूल ले जाती है। आज कविता सच में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उत्तम, थैंक यू कविता, आज तो बड़ी ही अच्छी लग रही हो तुम। साड़ी तुम पर बहुत ही जच रही है। उत्तम के साथ साथ सभी ने हामी भरी। कविता खाना बनाना आरंभ करती है और सभी एक कमरे में बैठ शराब पीने लगते हैं। कविता को एकदम से आभास नहीं होता है कि दृश्य कुछ ऐसा है घर का। एक एक कर सब रसोई घर में आ खाने का सामान ले जाया करते। उत्तम ने एक गिलास में जूस भरा और देने के लिए आगे ही बढ़ा था कि किशोर ने कहा, किशोर, अरे सादा सादा जूस पिलाएगा? इतना सुन सभी ने ऐतराज किया कि बच्ची है, क्या करना चाह रहे हो? गांव वाले हमको जान से मार देंगे। होश में रही सब। प्रशांत, कितना ध्यान देती है वो हमारा, और तुम ऐसी हरकत सोच रहे हो? क्या कहूं मैं किशोर। आई एम सॉरी एवरीवन, गलती हो गई। उत्तम ने जूस ले जाकर कविता को दिया। कविता ने भी खुशी खुशी जूस पिया और खाना बनाकर सभी के लिए परोस दिया। एक टेबल पर पूरा खाना लग गया। सारे लोगों को साथ बुलाकर सभी को खाना परोस दिया। किशोर की नजर अब भी कविता पर ही थी। सभी की वजह से उसने कोई हरकत न की, मगर अपनी गंदी निगाहों से कविता के पूरे बदन को निहार रहा था।
कविता भी बेचारी क्या समझती। 4 में से 3 साहब तो अपने परिवार जैसा ही व्यवहार कर रहे थे और चौथे तक उसकी नजर गई ही नहीं। पूरे गांव में उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई करता ही नहीं था। थोड़ा सामान उठाने को क्या झुकी कि पल्लू नीचे आ गिरा। सभी ने अपनी निगाहों को नीचे किया सिवाय एक किशोर के। किशोर अपनी गंदी निगाह उसी पर गड़ाए हुए था। खाना खत्म होने साथ ही कविता भी खाना खाकर निकलने को होती है। कविता, अब जाती हूं साहब जी, अंधेरा होने को है। प्रशांत, मैं छोड़ दूं तुम्हें तुम्हारे घर तक। कविता, अरे नहीं साहब, ये गांव मेरा है, यहां हर कोई है मेरी सुरक्षा को। खाना खिलाने के बाद कविता अपने घर को लौटने लगती है। जब वो खेतों के पास से होते हुए जाती है, तभी रास्ते में पीछे से किसी ने उसके चेहरे पर एक कपड़ा ओढ़ा दिया और उसे वहीं पटक दिया। कविता जब तक कुछ सोच समझ पाती, उसके चेहरे पे किसी ने झापड़ पे झापड़ दे दिया, जिससे कविता वहीं बेहोश हो जाती है। जब कविता को होश आता है, तब सुबह हो चुकी होती है। अपने चेहरे से उसने कपड़ा हटाया तो देखा कि किसी ने उसके चेहरे पर बोरी ओढ़ा दिया था। भोर का वक्त था। कविता वहां से उठी तो उसकी टांगों में कुछ दर्द सा हुआ। चलने में कुछ ठीक न लग रहा था। कविता अपने सर को पकड़ते हुए, कौन था इतनी जोर से मारा मुझे? जाने फिर क्या हुआ, क्या पता कौन सा सोना चांदी लिए हुई थी जो मुझे इस तरह से मारा गया। इस असमंजस के साथ कविता वापस घर को लौट गई। घर जाकर स्नान किया और पूजा पाठ कर अपने काम पे लग जाती है। यूं ही सब चलता रहा और अस्पताल बनकर तैयार हो गया। अस्पताल का उद्घाटन हुआ और वहां सबसे खुश कविता ही थी। गांव वाले भी काफी खुश थे कि चलो, अब इलाज के लिए दूर न जाना पड़ेगा। काम खत्म होने के साथ ही सभी इंजीनियर वापस शहर लौट जाते हैं। जाने के वक्त सभी ने कविता को एक लिफाफे में कुछ पैसे भरकर उपहार स्वरूप उसे दिया। लोगों ने इलाज करवाना शुरू किया और कुछ नए नए डॉक्टर भी नियुक्त किए गए। अब ज्यादा गंभीर समस्या होने पर ही शहर के लिए जाना पड़ता था। कविता वापस से खेत में काम करने लगती है। कुछ महीनों के बाद एक दिन यूं ही काम करते करते एक दिन कविता खेत में बेहोश क्या हुई कि मानो उसके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा। कविता को अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कविता की जांच करते ही कहा कि कविता 5 महीने की गर्भवती है। गर्भवती होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कविता जी ही अस्पताल से बाहर निकलती है। गांव का बिरजू उसके बालों को पकड़ उसे खींचते हुए उसे गांव के चौराहे पर ले आता है। सारे गांव वाले उसी जगह आ जाते हैं। कविता जब तक कुछ कह सुन पाती, उसे एक झापड़ दे दिया जाता है। गांव का सरपंच पूछता है, बोल किसका पाप लिए घूम रही है? कविता, मैंने कुछ भी न किया है सरपंच चाचा, मुझे खुद भी नहीं पता ये क्या हुआ। उसकी एक भी नहीं सुनी जाती है। गांव वालों ने क्रूरता दिखाई और उसे हर कोई सजा देने को खुद ही आतुर हो बैठा। जिस गांव ने उसे इतना प्यार दिया था, आज इस एक वजह से प्यार नफरत में बदल गया। हर कोई थू थू कर रहा था। हर कोई एक ही बात कही जा रहा था, इससे तो गांव में बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, इसको सजा तो देनी ही होगी। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वही एक नए आकर कविता के पेट पर कसकर लात मारते हुए कहा, जाने किसका पाप लिए घूम रही है, इसे मार देना ही ठीक होगा, वरना इसका असर बहुत बुरा होगा। हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं। कविता अपने पेट को पकड़कर रोते हुए, सुनो, मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये क्या हुआ है मुझे। मेरे विश्वास करो तुम सब, मुझे मत मारो। इतना कहकर कविता जमीन पर गिर पड़ी। उसके कपड़े खून से सने हुए थे। शायद कविता का गर्भ खून में तब्दील हो गया था। कविता रोए जा रही थी मगर किसी को भी उस पर दया नहीं आई। सभी ने पत्थर उठा कविता पर बरसाना शुरू किया और थोड़ी ही देर में कविता खून से लथपथ हो गई थी। दर्द जब हद से ज्यादा हुआ, तब कविता ने जो कहा, उससे वहां का वातावरण ही बदल गया। किसी के घर पर भी खुशियां आने नहीं दूंगी। देख लेना तुम सबा जा रही हूं सबके जुल्म लेकर। ये खून दिया है ना तुम सबने मुझे। देखो तुम्हारा मुकद्दर मैं लिखती हूं, इसी खून से। इतना कहते कहते कविता दम तोड़ देती है। कविता की लाश को घसीटकर गांव के बाहर खुले मैदान में मरे हुए जानवरों के पास चील कौवों के लिए छोड़ दिया जाता है। गांव की चहेती बेटी की इस तरह की मौत कोई सपने में भी न सोचा था। कविता अब चील और गिद्धों का आहार बन चुकी थी। कविता के उन शब्दों को गांव का हर बच्चा बच्चा तक जुबानी याद रखे हुए था। कविता के जाने के बाद गांव में मातम छा गया। तेज बारिश और आंधी ने कियों के घर को जमींदोज कर दिया।
गांव कुछ ऐसा लगने लगा था कि मानो एक साथ हर घर में कोई गुजर गया हो। गांव भर में अब चर्चाएं ज्यादा थीं। चर्चाएं भी वही कविता के आखिरी वाले शब्द, किसी के भी घर में भी खुशियां आने न दूंगी। उस दिन गांव में दिन में ही सन्नाटा पसर गया। कहीं कोई भी न दिखाई देता। अगले 2 दिन के बाद सुबह सुबह बैठक हुई। सरपंच, देखो गांव वालों, कल जो हुआ शायद गलत हुआ। वो बेचारी रोती तड़पती रही, मगर हम में से किसी ने भी उनकी एक न सुनी। उसका श्राप कहीं गांव के लिए घातक न बन जाए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने अपने काम पर पुनः लौट कर जाएं। किसी तरह से गांव वालों ने हिम्मत जुटाई और वापस काम करने लगे। गांव के सुनार के बेटे का तिलक 2 दिन बाद होना था। उसे इसी बात की चिंता सताए जा रही थी कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। गांव भर में न्योता दिया जा चुका था और सब तैयारी भी हो चुकी थी। कविता की मौत ने उसे एकदम से डरा दिया था। खैर, तिलक वाले दिन सब कार्य अपने तरीके से हो रहा था। लोगों की भीड़ तो थी, पर खुश होने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था। लड़की वाले दूसरे गांव से लड़के का तिलक लेकर आए, मगर उन्हें कहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा था। चेहरों की मायूसी देख पूछ ही बैठे, सब कुशल मंगल तो है ना? जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद सुनार हरिलाल ने गाना बजाने को कहा। घर के लड़कों ने गाना चला दिया और माहौल एकदम से बदल सा गया। सभी नाच गया, मस्ती कर रहे थे, और तभी गाने के माहौल को चीरते हुए एक रोने की आवाज सभी के कान में पड़ती है, मानो कोई सिसकियां ले रोए जा रहा हो। हरिलाल के कानों में जैसे ही आवाज आती है, हरिलाल, अब ये कौन रो रहा है यार? चुप करो। रोना फिर भी बंद नहीं होता है। ऐसे शुभ घड़ी में कौन रो रहा है? कोई बताएगा? सभी प्रकार की ध्वनि बंद होती है। तब सभी ने देखा, कमरे के कोने में एक औरत अपना सर नीचे किए रोए जा रही थी। हरिलाल वहां जाता है। हरिलाल, कौन है तू जो रोए जा रही है ऐसे शुभ घड़ी में? तुझे पता नहीं है कि आज मेरे बेटे का तिलक है? उस औरत ने अपना सर उठाया तो देखा कि कविता ही बैठी रो रही थी। उसे देखते ही अफरा तफरी मच गई। घर के मुख्य दरवाजे पर आग लग चुकी थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, हरिलाल का घर आग से पूरी तरह जल उठा। कोई एक व्यक्ति भी घर के बाहर पांव भी ना निकाल सका। देखते ही देखते उस घर के भीतर का हर एक व्यक्ति मौत की नींद में सो गया था। कविता मुस्कुराते हुए उसी जलते हुए घर से बाहर निकल जाती है। हरिलाल के घर में आग कैसे लगी ये कोई भी ना जान पाया। अभी तो गांव में सन्नाटा खत्म से हुआ था कि यह दूसरी घटना। पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव भर में अनेकों बातें होने लगी। किसी को समझ ही ना आया कि हुआ क्या, क्योंकि वहां के भीतर की खबर किसी ने बीबी न दी। इसलिए कविता वाली बात को सच मानना थोड़ा मुश्किल था। कोई कविता का कहर कहता तो कोई इसे एक महज इत्तेफाक। हरिलाल के घर में कोई एक चूल्हा जलाने वाला भी न बचा। पूरा गांव एक नए सदमे में जा चुका था। कुछ दिन यूं ही बीत गया। लोग वापस से सामान्य जीवन में आ जाते हैं। बिरजू को देखने के लिए लड़की वाले गांव में आने वाले थे। उसकी शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, मगर शादी लगती नहीं थी। आज बिरजू बहुत खुश था। उसके घर मेहमान जो आने को थे, मेहमानों को लेने जाने के लिए उसे ही जाना था, बस स्टॉप तक। मेहमानों को लिए बिरजू गांव की ओर ही चला आ रहा था कि हवाओं ने रुख बदला। हवा भी ऐसी थी कि मानो सब उड़ा ही ले जाए जैसे। बिरजू और सारे मेहमान गांव के अस्पताल तक आ गए थे। बिरजू अपने आंखों को मले जा रहा था। यूं ही आंखें मलते मलते उसे कविता उसकी ओर आती दिखी। अगले ही पल कोई भी न था। जब तक होश संभालता कविता उसकी आंखों के सामने आ जाती है। बिरजू के मुख से चीख निकल जाती है। उसके साथ के मेहमान तो अभी भी उसी हवाओं के जाल में फंसे थे। हवा के थमते ही सबने देखा कि बिरजू जमीन पर गिर पड़ा होता है। पास ही अस्पताल होने की वजह से तुरंत ही उसे ले सब अंदर जाते हैं, मगर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मौत की खबर सुन सभी अस्पताल तक आते हैं। इस मौत को भी लोगों ने कविता के कहर से ही जोड़ दिया। अब तो धीरे धीरे सभी को यकीन हो चला था कि कविता की बात सच ही थी। सारे के सारे कार्य स्थगित कर दिए गए। कोई खुशियां नहीं मनाएगा। कुछ महीने यूं ही चलता रहा। अब गांव में मनहूसियत ने पैर पसार लिया था। न कोई हंसता, न कोई बोलता। हर बात पे डर। अब तो भूल से भी कोई रात में बाहर न निकलता। उसी गांव में एक बारात आई। गांव के बाहर ही आकर रुकी तो साथ के लोगों ने कहा कि यहां रुकना ठीक न होगा, मगर दूल्हे के पिता थोड़ा हठी था। हट कर बैठा कि जाएंगे तो इसी गांव के चक्कर लगाकर देखते हैं क्या होता है।
अगले दिन बारात गांव के चक्कर लगा, गांव के मंदिर में माथा टेक वापस लौट जाती है। ये माजरा देख गांव वालों की खोई मुस्कान लौट आती है। एक बैठक के दौरान सरपंच, लगता है बला टल गई है इस गांव से। क्या कहते हो? देखा ना कैसे बारात आई और चली गई। मुझे तो लगा कि बेचारे ये सब गए काम से। लगता है वो जो घटनाएं हुई थी गांव में, वो बस एक इत्तेफाकत था। गांव के मंदिर के पंडित दीनानाथ के घर उनके दूर के चाचा आए थे। मंदिर का कार्य छोड़ और कोई कार्य न संपन्न हो पा रहा था। दीनानाथ के चाचा एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हुई थीं। सरपंच के हिसाब से अब बला टल गई थी। उनकी बात सुन गांव वालों ने अपूर्ण रखे काम को पुनः सिद्ध करने की ठानी। हर वर्ष गांव में लगने वाले मेले का आयोजन किया गया। फिर से लोग मेले की तैयारी में लग गए। सब तैयारी हो गई और मेले का उद्घाटन सरपंच के हाथों से होना तय हुआ। मंदिर के सामने वाले मैदान में ही मेला लगाया जाता था, जहां कविता जी भरकर नाचती और खूब खेलती। गांव के पंडित ने सरपंच को समझाने की कोशिश की, मगर सरपंच ने एक न सुनी। सरपंच, सुनो पंडित जी, क्या जीवन ऐसे ही बीतेगा हमारा? बताओ, अब जो होगा देख लेंगे। कोई तो निवारण होगा इसका। शाम होते होते लोगों की भीड़ आना शुरू हो गई। छोटे छोटे दुकानों में लोग सामान लिए बैठे थे बेचने को। चूड़ियां, बिंदी, मिठाई, बाइस्कोप तो जाने क्या क्या। सभी ओर खुशियां ही फैली थीं। लोग खुश थे इतने दिनों के बाद। मगर ज्यादा देर तक ये संभव न हुआ। गांव में लगा बात से झूला टूटकर जमीन पर आ गिरा। फिर से वही धूल वाली आंधी चलने लगती है, मानो कविता के आने का संकेत हो। इसी आंधी बीच सरपंच को कविता की झलक दिखती है। कविता उसी आंधी के बीच नाचती दिखाई दी। कविता को झूमते नाचते देख सरपंच हैरान थे। कविता आंखों को तरेड़ते हुए, खुशियां, हम कहाँ था ना, खुशियां ना आने दूंगी। और कविता जोर जोर से हंसने लगती है। कविता अब ठीक सरपंच की निगाहों से निगाहें मिला चुकी थीं। सरपंच बाबू डर के मारे कहीं जा ही नहीं पा रहे थे कि तभी एक शक्ति कविता की शक्तियों पर हावी सा होता गया। पंडित दीनानाथ और उनके चाचा दोनों ही हाथों में एक माला लिए कुछ बोले जा रहे थे। सिद्धियां जो प्राप्त थीं उनको। चाचा जी ने सीधा तर्क कविता की आत्मा से किया। चाचा, क्यों परेशान कर रही है मासूम लोगों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? कविता, पंडित, हट जा मेरे रास्ते से। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली। इनकी करतूत जानता है तू? चाचा, सब सुन चुका हूं। माना कि सबसे गलती हो गई है, पर इसकी सजा कब तक, आखिर कब तक देगी तू? अब बस भी कर। क्या चाहिए तुझे इसके बदले? कविता, सौदा करेगा तू? चाचा, हाँ वही समझ ले। बात क्या चाहिए तुझे? कविता, कुछ नहीं, बस मुझे इनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं। चाचा, अच्छा तेरे साथ कुकर्म करने वाला कौन था ये बता? किसका बच्चा था तेरी कोख में? कविता, हाँ उन्हीं चारों में से था कोई। उस दिन जब लौट रही थी तब किसी ने पीछे से धोखे से मेरे साथ कुकर्म किया था। उनमें से एक ही था जिसकी निगाह हमेशा मुझ पर थी। उस दिन के बाद से एकदम से उसकी हरकत बदल गई थी। उन्हें यहां ला दे, मैं बख्श दूंगी इन सबको। मैं खुद ही पता कर लूंगी। इतना बोल कविता वहां से चली जाती है। चाचा, देखा सरपंच, बेचारी पर क्या जुल्म हुआ है। उसे तो ये भी ना पता है कि वो दुष्ट कौन है। सरपंच, हाँ देखा पंडित जी, बड़ी भारी गलती हो गई हम सबसे। अब आप ही बचाइए हमें इसके कहर से। चाचा, बुलाइए उन सब शहरी बाबू को गांव में। बाकी का काम वो खुद कर लेगी। सरपंच ने अपने बेटे की शादी की योजना बनाई और चारों बाबू को शादी का न्योता भेज दिया। न्योता देख सभी ने गांव में जाने का निश्चय किया। ठीक 15 दिन के बाद का न्योता था। गांव को झालर और बत्ती से सजा दिया गया ताकि शादी का माहौल लगे। सरपंच के घर पर भी खूब रोशनी कर दी गई। एक ही गाड़ी में सवार हो चारों शहरी बाबू गांव में दाखिल हो जाते हैं। अब इन लोगों के आने के साथ ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। शहरी बाबू लोगों को लगा कि लोग उन्हें देख खुश हैं, मगर उन्हें क्या पता था कि बात कुछ और ही है। सरपंच ने उनके ठहरने का इंतजाम फिर से उसी घर में किया था जहां पहले वो रहा करते थे। गांव में आते ही सभी ने कविता के लिए पूछा, मगर किसी ने भी उसका कोई जिक्र न किया। सरपंच ने कहा, सरपंच, उसी ने बुलावा भेजा है, आएगी आप सबसे मिलने। प्रशांत लोगों के रवैये से कुछ संतुष्ट न था। सभी घर में चले जाते हैं। शाम होने के साथ ही सभी पीने के लिए बैठ जाते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रशांत उठकर दरवाजा खोलता है। प्रशांत, अरे आ गई तुम। कैसी हो तुम कविता? कविता चुपचाप भीतर आ जाती है।
उत्तम और विकास ने जब कविता को देखा तो पूछ बैठे, कैसी हो कविता? तुम्हारे हाथों का खाना आज भी याद आता है हमको। देखो हम सब चले आए फिर से गांव में। कविता सभी की आंखों को पड़ रही थी। कविता ने एक भी शब्द न कहा। सभी बोले जा रहे थे मगर कविता चुपचाप अंदर जाती रही। किशोर बाथरूम से निकलते ही कविता को देख थोड़ा चिहुक जाता है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। बस वही हुआ। किशोर कविता को देख कुछ भी न कह पाया। कविता की आंखों में देखने की हिम्मत किशोर में थी ही नहीं। घर के बाहर पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गए। प्रशांत ने जब खिड़की से देखा तो उत्तम और विकास के साथ बाहर चला आया। प्रशांत, क्या हुआ सरपंच जी? सब ठीक तो है? आप सब यहाँ? कुछ हुआ है क्या? सरपंच और चाचा साथ ही साथ खड़े थे। सरपंच, आपका और एक साथी कहाँ है? प्रशांत, जी वो कविता से बात कर रहा है। सरपंच, हाँ, हैरानी के साथ। कविता के साथ? कविता अंदर है? प्रशांत, जी हाँ। क्यों? इतने में किशोर के चीखने की आवाज बाहर आती है। प्रशांत, उत्तम और विकास अंदर जाने को दौड़ते हैं मगर दरवाजा बंद हो जाता है। किशोर की आवाज भी धीरे धीरे बंद हो जाती है। प्रशांत, किशोर, कविता, दरवाजा खोलो। हो क्या रहा है भीतर? प्रशांत दौड़कर सरपंच के पास आता है। सरपंच ने बीते दिनों की सारी बातें प्रशांत और उसके साथियों को बताई। वे सभी इन बातों को सुन हैरान भी थे और शर्मिंदा भी। घर के भीतर से अब कोई भी आवाज ना आ रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। सभी अंदर जाकर देखते हैं मगर अंदर कोई भी नहीं रहता है। ना ही किशोर और ना ही कविता। दोनों ही जा चुके थे। गांव वालों के चेहरे पर आज पहली बार किसी के मौत पर खुशी आई थी। सभी चेहरे खुशी के साथ चमक रहे थे। कविता ने अपना वादा बखूबी निभाया। गांव के सरपंच ने अपने घर के आंगन में कविता की एक मूर्ति लगवाई ताकि कोई कविता को भूल न सके।